आईपीएस तक भी पहुंच जाता है ना, फिर भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देता है आईएएस बनने के लिए। मैं पहले पुलिस में था, मुझसे प्रश्न पूछा गया सिविल सर्विस में कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। मैंने उनको समझाया पूरा कि जो सर्विस आईपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कैनवस बड़ा नहीं है, लिमिटेड कैनवस है। सब पॉलिटिशियंस के साथ भी सर आप काफी रहे हैं आप। मैंने आपको एक मंत्री का बताया कि उसने सस्पेंड करने को कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर को, तो इस टाइप के भी है, गड़बड़ भी है। एक पार्टी है जैसे बीजेपी, तो वहाँ पे बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है। बीजेपी को कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब अटल जी थे चीफ मिनिस्टर तो सेंट्रलाइज नहीं था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्बिशन एंड मिशन। एम्बिशन को जब तक आप लव नहीं करेंगे, जब तक उसको एंजॉय जर्नी को नहीं करेंगे, खाली एम्बिशन से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं कई लोगों को गाइड करता हूँ एस्पिरेंट्स को, कई ऐसा लगते हैं जैसे सर पे बोझ है उनके। सर पे बोझ अगर होगी तैयारी तो मजा नहीं आएगा। वहाँ से जो बच्चा डिलीवर होता था उसको यूएस का रेजिडेंसी मिल जाता था। वो तो व्यक्तिगत है कि अपने बच्चों को कहाँ पैदा कराना, लेकिन कम से कम अपने को राष्ट्रवादी तो ना कहिए आप। नमस्कार आप सभी को, आज मैं लकी रोहिला आपके लिए लेके आया हूँ अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज ऑन क्वांटल। एंड आज मुझे बहुत गर्व है आप लोगों को ये बताते हुए कि हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर अनिल स्वरूप सर। सर इज़ एन वेरी क्रिएटिव ऑथर प्लस अ फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर इन आवर पॉडकास्ट सर, मीन्स अ लॉट। आई गेस मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर से मैं काफ़ी टाइम पहले से भी कनेक्टेड था। एंड आई गेस ये मेरी पर्सनल भी ग्रोथ रही है कि मैंने सर को 4 साल पहले एक इवेंट में देखा से लेके आज मैं सर के साथ पॉडकास्ट सीरीज पे बैठा हूँ। एंड इट्स डेफिनेटली एन ऑनर टू हैव यू ओवर हियर सर। एंड पर्सनली आई हैव लर्नड अ लॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ माई वर्किंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ माई ग्रोथ। एंड आई गेस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज यहाँ तक लेके आई हैं। मतलब ये बहुत ऐसी चीज़ें जो मेरे बहुत क्लोज हैं और मैं आपसे बताना भी चाहता था कि ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले मैं बहुत प्रोफाउंड था और बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर था। और आई गेस हर दिन मैं सीख ही रहा हूँ, बट यू हैव ऑलवेज बीन माई वन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आई हैव सीन यू फ्रॉम 4 years बैक एंड वहाँ से ही क्वांटल का जर्नी स्टार्ट हुआ था। एंड आई गेस इट्स बीन 4 years वी आर डेवलपिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड आई गेस ये पॉडकास्ट मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे खुद को सीखने को मिलेगा। एंड उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो भी मतलब इस पॉडकास्ट सीरीज से प्यार करते हैं, वो इसको जो सुन रहे हैं उनको बहुत क्लियर नॉलेज मिले कि व्हाट एग्जैक्टली वाज योर बैकग्राउंड सर, आपने कहाँ से स्टार्ट करा, आज आप कहाँ पे हैं, प्लस ये लर्निंग्स को वो कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर आप थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को आपके बारे में बताएंगे, दे वुड लव टू हियर दैट सर। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ था। मैं उसके बाद मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो जहाँ वो पोस्ट होते थे वहाँ मेरा स्कूलिंग होती थी। तो मैं रुड़की में पढ़ा, मुरादाबाद में पढ़ा, कई जगह पर पढ़ा। फाइनली मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हुआ लखनऊ में, क्योंकि मेरे फादर इधर उधर जाते थे तो उन्होंने सोचा कि इसको बोर्डिंग में डाल दें, एक जगह पर रहेगा। तो लखनऊ में कॉलविन तालुकदार कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक, 9 से 12 तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, क्योंकि उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बात के लिए उसकी ख्याति थी कि वहाँ से सिविल सर्वेंट्स बन के निकलते हैं लोग। तो वहाँ पे एक हॉस्टल जिसका नाम अमरनाथ झा हॉस्टल था, म्योर हॉस्टल जिसे पहले कहते थे, उसी में मेरा फिर दाखिला हुआ। वहाँ फिर मैं 1974 से 1978 तक मैंने वहाँ बीए और एमए किया। और उसके बाद मैं सिविल सेवा में बैठा। पहले वर्ष मैं पुलिस सेवा में आया, उसके अगले वर्ष में आईएएस में आया। सर आई गेस एक चीज़ तो सर बहुत क्लियर है कि आपकी जर्नी बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंशियल रही है। एंड आई गेस एक बार अगर आप थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को ये बता पाएंगे कि जैसे आपको सिविल सर्विसेज में आप गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द पीक पॉइंट जिसने आई गेस आपको थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ डाइवर्ट करा होगा, बट ऐसा क्या मेन रीज़न रहा कि आपने सिविल सर्विस को अपना एक करियर ऑप्शन बनाया? काफ़ी नहीं, वो इलाहाबाद जाके मैंने नहीं बनाया, वो मेरा पहले कैसे सर? पहले जब मैं 11-12 वर्ष का था तो मैंने एक कागज़ देखा जिसमें मेरे पिता ने विस्तार से लिखा हुआ था कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट लूँगा, आगे क्या क्या पढ़ाई करूँगा जिससे मैं आईएएस ऑफिसर बन सकूँ। ये उनकी ड्रीम थी मेरे लिए। फिर मैंने उनकी ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया। कक्षा 12 तक मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मुझे अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में उतनी मेरी डेवलप्ड नहीं थे। तो जब मैंने बीए में स्विच किया, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि बैचलर्स आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा उपयुक्त हैं, तो मैं स्विच कर गया साइंस से आर्ट्स में। तब मैंने प्रयास किया और एक ड्रिल मैंने अपने लिए बनाई जिसके माध्यम से मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारा। आज की तारीख में भी जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स उनको मैं वही ड्रिल बताता हूँ कि कैसे एक स्थिति ऐसी थी जहाँ मैं 5 सेंटेंस अंग्रेजी या हिंदी के ना तो ठीक से बोल पाता था ना लिख पाता था। फिर मैंने उस ड्रिल के माध्यम से अपने में सुधार लाया बोलने और लिखने में, और फिर मुझे लाभ मिला उसका।
सेवा में आने में और सेवा के बाद बहुत लाभ मिला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सिविल सर्वेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं तो उनको सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ट्रूली सर, कम्युनिकेशन इज सर वन ऑफ द की आई गेस बच्चों, इट्स नॉट जस्ट सिविल सर्वेंट्स, अगर किसी भी एरिया में अगर आप किसी भी हैं एरिया तो बच्चों को तो आई गेस हम भी काफ़ी चीज़ों से ये बात बताते रहते हैं कि बी कम्युनिकेटिव। आपको, आप सामने वाले को अगर बता ही नहीं पाओगे कि आपको क्या चाहिए, हाउ वुड यू गेट योर टास्क डन। करेक्ट। अगेन सर, सो फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा मैं सर मोटिवेशन पे थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं सर। मतलब आई गेस आई एम नॉट श्योर, बट आपके टाइम पे सर माइट बी देयर विल बी सम लिमिटेड ऑप्शंस कि जॉब कर लो, खुद का कुछ कर लो, सेल्फ एम्प्लॉयड कर लो, देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस। बट आज की डेट में सर हर एक ऑप्शन जो उस टाइम पे था उसके 100 ऑप्शंस हैं। जॉब कर लो तो इतने प्रोफाइल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना तो आज की डेट में अगर आप खाना मतलब फूड ब्लॉगिंग भी करोगे तो भी पैसा कमा सकते हो, आप फोटो खींच के अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, उससे भी पैसा कमा सकते हो, आप फैशन कर सकते हो, बस कपड़े पहन सकते हो, अच्छे से दिखा सकते हो कैमरे में, आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। तो आज की डेट में ऑप्शंस इतने हैं कि इस डेट में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा है स्कूल का, जैसे सर मैं स्कूल में था, मतलब आई गेस आप भी स्कूल में थे, तो हमने देखा कि हमें ना इतना सिविल सर्विसेज के बारे में ग्रूम करा ही नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो बच्चों को नहीं पता होते क्योंकि इतने ऑप्शंस खुल गए हैं। तो आज की डेट में अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो वो मोटिवेशन या वो ड्रिल वो कहाँ से आएगा सर बच्चों में? मेरे विचार से उसको ड्रिल को डालने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर से उसके जिज्ञासा नहीं है सिविल सर्वेंट बनने की तो उसे अनावश्यक रूप से सिविल सर्वेंट नहीं बनाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक बच्चे के इंटरेस्ट को समझना चाहिए। हमारे टाइम पे क्योंकि ऑप्शन नहीं थे इसलिए समझने की उतनी जरूरत नहीं थी, कुछ ही ऑप्शन थे। आज की तारीख में बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना चाहिए बनिस्पत इसके कि आप कहें कि इसे सिविल सर्वेंट बनाना है। मेरे विचार से ऐसा ठीक नहीं है। नहीं तो सर, अगर उसको स्वयं समझ में आता है, जानकारी मिलती है और वो बनना चाहता है सिविल सर्वेंट, तब उसकी सहायता होनी चाहिए। लेकिन उसको पुश नहीं, किसी बच्चे को पुश नहीं करना चाहिए कि वो सिविल सेवक बन जाए। नहीं सर, बात पुश की नहीं सर, मतलब अगर बात अगर आपसे ये पूछी जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया से बच्चों को ग्रूमिंग नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ माय पेरेंट्स आर ब्यूरोक्रेट्स तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा सर्विस के बारे में, सर्विस के लेवरेजेस के बारे में। देखिए, सरकार से हर व्यक्ति संपर्क में आता है, उसको बताने की जरूरत नहीं कि सरकार क्या करती है। हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार पीछे पड़ी रहती है ना, तो उसको पता है सर्विस सिविल सेवा के बारे में, उसे बहुत बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आता है पब्लिक सर्वेंट्स के कांटेक्ट में। हर बच्चा आता है, हर बड़ा आता है, तो पता है उसको। और बाकी तो आजकल इंटरनेट में सब उपलब्ध है। तो मेरे विचार से उसको बहुत प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को सिविल सर्विस में आने की, क्योंकि एज इट इज करीब लाखों के लोग सर्विस में अपीयर होते हैं। आप और लोगों को प्रेरित कर देंगे, जो प्रेरित हैं उनमें देखना पड़ेगा कि कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। और लोगों को सिविल सेवा के लिए ऐड करना, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि उनको जबरदस्ती उसमें नहीं ले जाना चाहिए। उनकी मंशा है, उनकी समझ है तो बिल्कुल आना चाहिए। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ यू हैड वन चांस टू लिव द लाइफ अगेन, आई वुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आई हैव रिटन इट इन माय बुक, माय फर्स्ट बुक, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। द फर्स्ट चैप्टर सेज कि मैं अपनी सिविल सेवा में इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर चाहते थे। और लास्ट चैप्टर में लिखा अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पुनः आईएएस ऑफिसर बनना चाहूंगा। क्योंकि मेरे विचार से, ये व्यक्तिगत विचार है, कि जो संतुष्टि जो मुझे प्राप्त हुई, मैं नहीं सोच समझ सकता कि कहीं और मुझे इतनी संतुष्टि प्राप्त होगी। इतने मौके मिले, मैंने उसको अपने पुस्तक में लिखा है, मैंने उनको भारत रत्न कहा है। ऐसे ऐसे वाकये आए जो आज भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मौका मुझे मिल गया, ये करने का मौका मिल गया। इतना ज्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तभी मैंने कहा कि अगर दोबारा मुझे जन्म मिलता है तो सर कोई एक अगर मौका अगर आपके मन में अभी आ रहा हो, अगर आप बच्चों को बताना चाहें। देखिए, मैंने एक योजना चलाई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो शुरू में उसमें बड़ी कठिनाई हुई थी, बाद में उस योजना को विश्व में रिकग्नाइज किया गया। ILO, UNDP, वर्ल्ड बैंक, सब ने रिकग्नाइज किया। तो जब बैराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उनके एक एडवाइजर ने मुझे फ़ोन किया कि आप क्या वाशिंगटन आके अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बता सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी स्कीम बिल्कुल अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, मैं वहाँ क्या बताऊँगा। बट उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैं USA गया। मैं जाता था वहाँ पे वर्ल्ड बैंक में चर्चा के लिए। तो वहाँ एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट करके इंस्टीट्यूट है जिसमें एडवाइजर्स होते हैं प्रेसिडेंट के। तो वहाँ पे मैंने एक प्रस्तुतिकरण किया, उसमें प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स भी थे और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के लोग थे, हमारे मिशन के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर, कई फाउंडेशन के लोग थे। तो मैंने प्रेजेंटेशन किया और करके जब मैं बाहर आया, कप कॉफ़ी पी रहा था, तो गेट्स फाउंडेशन एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आया और मुझसे उसने एक विचित्र सा प्रश्न किया। ही आस्क्ड मी, Mr. Swaroop, you are so passionate about the scheme.
व्हाट डज द गवर्नमेंट गिव यू बियॉन्ड योर सैलरी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो मैंने कुछ सोच के उनसे प्रश्न किया। मैंने कहा गेट्स फाउंडेशन गिव्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पुअर कंट्रीज, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमारा ड्यूटी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है गरीब लोगों की सहायता में। तो मैंने कहा आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब से गरीब व्यक्तियों के लिए है। इसमें से कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई होती है अगर उनको सहायता नहीं मिलती। तो द गुड विशेस ऑफ दोज दैट सर्वाइव्ड एंड देयर फैमिलीज कम बैक टू मी समहाउ एनी हाउ, दैट्स गुड इनफ अ किक फॉर मी टू डू व्हाट आई एम डूइंग। तो फिर मैंने उनको एक दृष्टांत बताया। मैं इस योजना में छोटे छोटे हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड थे वहाँ जाता था। एक दिन एक हॉस्पिटल में मैं गया तो एक पेशेंट से मैं बात कर रहा था, तभी एक पीछे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बेटा इधर आओ। मैं पलट के देखा तो बहुत वृद्ध महिला जो बैठ नहीं सकती थी, लेटी हुई थी, वो अपना स्मार्ट कार्ड फ्लैश करके मुझे बुला रही थी। उससे किसी ने बताया था कि मेरा उससे कुछ स्कीम से संबंध है। मैं गया, मैंने झुक के पूछा, माता जी आप ठीक तो हैं? तो कहती है बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। तो मैंने कहा कि फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर जाएंगी। बोले नहीं मैं कहाँ घर जाऊँगी, मेरे तो एक झोपड़ी में रहती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी वो भी भीख मांगता था, उसने तुम्हारा एक कार्ड देखा, हमें यहाँ अस्पताल में ले आया, यहाँ सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। तो मैंने कहा आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, आप ठीक होंगी, अपने घर जाएंगी। नहीं बेटा, ना मेरा तो भाई है ना बेटा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और वैसे भी मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं माता जी आप, नहीं बेटा मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। अब देखिए इससे बड़ा भारत रत्न कहाँ मिल सकता है? नहीं सर। और ऐसे कई वाक़ये हैं मेरे किताब में, तो मैं तो उन्हीं सुन के मज़ा लेता हूँ आज भी। नहीं सर, इट्स एक्चुअली यू नो इट्स अ इनर फीलिंग जो आपको बहुत प्राउड फील करवाती है दैट यू आर गोइंग प्रीटी वेल इन योर लाइफ। आई गेस सर अभी आपको सुनते सुनते ही मेरे माइंड में ये सवाल आ रहा था कि यहाँ बैठे हम दोनों हैं, बट अभी भी आपकी एनर्जी इज 100x ऑफ व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ। मतलब इसके पीछे भी कोई राज है क्या सर? जब ये एक वर्चुअस सर्कल होता है, आपको आनंद आता है तो एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो आनंद आता है। तो अगर आप किसी चीज़ में भी आनंदित महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो एनर्जी अपने आप आएगी। आप अगर दुखी हैं तो एनर्जी अपने आप सैप होने लगेगी। तो ये व्यक्तिगत एक प्रवृत्ति होती है हर व्यक्ति की, जो ओवर पीरियड टाइम डेवलप होती है। और जैसे कहावत है ना कि जो पावे वही जाने, तो जब आप प्राप्त कर लेते हैं उसकी खुशी, तो फिर आपको वो डेवलप करती है फॉरवर्ड। फिर उसी प्रकार की खुशी को आप, हर आदमी की अलग जगह खुशी है, कुछ की गिलास में खुशी है, किसी की बोतल में खुशी है, किसी काम करने में खुशी है, किसी के पैसे में खुशी है, हर व्यक्ति की डेफिनेशन अलग है। आप अपनी डिफाइन कर लीजिए खुशी, उसमें रहिए, बड़े प्रफुल्लित रहेंगे आप। ट्रू सर। तो आई गेस आपकी खुशी इज मोर, मेरी खुशी यह है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे ऐसा मौका दिया है कुछ करने का, तो अगर मैं वो कुछ कर लेता हूँ तो मुझे खुशी लगती है। ट्रू सर। आई गेस आपकी लाइफ में एक इंसिडेंट आया था, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर करना चाहेंगे दैट यू हैव ड्राइव अगेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट? वो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जीवन में, तो जीवन ही ऐसे गुजरा है। देखिए ऐसा है कि किसी के भी जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। True. अब प्रश्न ये है कि जब आप उतार पे हैं, उस समय आपकी क्या मानसिकता है, प्रवृत्ति है। चढ़ाव पे तो हर आदमी चढ़ा रहता है। True, sir. उस समय आदमी अगर आप समझ जाए तो फिर ये तो टर्न अराउंड होना ही होना है। ना पूरा नीचे जाता है आदमी, ना पूरा ऊपर जाता है। तो प्रश्न ये है कि जिस समय आप डाउन एंड आउट हैं, मुझे स्मरण है जब मैं सर्विस में भी था, कई ऐसे मौके आए जहां मैं बहुत परेशान था। True. मुझे एक मंत्री ने मुझसे कहा कि एक डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिए। उसने लिख के भेजा मुझे, और अधिकार था उसे सस्पेंड करने का। अच्छा। मैंने मालूम किया उस अधिकारी के बारे में, तो लोगों ने कहा बड़ा ईमानदार अच्छा अधिकारी है। हाँ। देखिए मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं उसका लेजिटिमेट ऑर्डर है मंत्री का, और ये आदमी बढ़िया है, मैं उसको कैसे बचाऊं। मैं बहुत परेशान था। यहाँ इतना परेशान हुआ कि मेरे अंदर का कवि जागृत हुआ। मैंने लिखी, इतना परेशान था कि समय रुका नहीं, लिखा मैंने, संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे है पाया, फिर भी स्तब्ध हूं, व्याकुल हूं, अशांत हूं, शायद अनजान हूं। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर है? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। तो मैंने अपनी वेदना राम की झोली में डाल दी। इतना परेशान था मैं, लेकिन क्योंकि मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक था, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट स्टिल। चाहे जितनी स्थिति खराब हो जाए, मैं ढूंढता रहता हूं कि उसमें उसका सकारात्मक पहलू क्या है। तो मेरे एक अंदर पॉजिटिव जो था, वो इन पंक्तियों को
माध्यम सामने आया जो मैंने अपने पुस्तक में लिखा है, समय रुका नहीं हम क्यों ठहर गए, अभी तो हम चले भी नहीं फिर क्यों थक गए। उठो पथिक मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। तुम अपने आप को प्रेरित करने के लिए मैं समझता हूँ ये पंक्तियां आज की तारीख में भी कभी कभी मैं जब थोड़ा डाउन महसूस करता हूँ इनको पढ़ लेता हूँ तो फिर जागृत हो जाता हूँ। दिस इज सो नाइस सर, इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन सर। ये आप ही नहीं लिखी है? हाँ मैंने लिखी सर। यही होता है एक पर्सन ना, अंदर के टैलेंट्स बहुत सारे हैं। तो सर मतलब लाइक तो फिर व्हाट हैपेंड टू दैट एग्जैक्टली? फिर अगर आपको ऐसा कुछ हुआ था, मिनिस्टर ने बोला देन व्हाट? तो फिर मैंने जब ये प्रेरित हुआ तो मैंने नियम कानून देखे और मैंने पाया कि अगर मैं मंत्री से असहमत हूँ, इफ आई डिसएग्री आई कैन सेंड द फाइल थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनको पूरा बैकग्राउंड बताया, तो बोले मुझे फाइल भेज दो फिर देखते हैं। मैंने फाइल भेज दी, वो बैठ गए फाइल पर। उन्होंने कुछ किया ही नहीं फाइल पर। अब ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ तो मंत्री ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया साहब चीफ सेक्रेटरी के पास है। एक दो बार पूछने के बाद वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लिए, मालूम नहीं आपस में क्या वो मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो चीफ सेक्रेटरी नाराज हुए मुझ पे, कहते यार तुम उसको बचाने के चक्कर में ट्रांसफर हो गया। मैंने साहब आप क्यों परेशान होते हैं? फॉर अ सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ। जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना। और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा, मुझे कहीं पोस्ट करेंगे, मैं वहां जाके फिर वही पाप करूंगा तो हंसने लगे वो। तो इट्स एटीट्यूड। वो सस्पेंड नहीं हुआ अधिकारी, बाद में जाके वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना उस विभाग का। अरे वाह। हाँ बाद में जाके। दिस इज वेरी नाइस सर। मतलब अभी मतलब आईएएस ऑफिसर की उसमें सर मतलब व्हाट वी हैव सीन लाइक पीपल आस्क लाइक कैन एन आईएएस ऑफिसर्स लाइफ बी 100% एथिकल? ये डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ऐसा नहीं, ये 100 और 90 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सामान्य रूप से आईएएस अफसर एथिकल जीवन जी सकता है। मेरी पुस्तक ही पूरी उस पे है। True. अगर वो नहीं जी रहा है तो उसकी गलती है, बाकी किसी की गलती नहीं है। आज की तारीख में मैं जानता हूं कई आईएएस अधिकारियों को जो एक एथिकल जीवन जी रहे हैं, ना केवल एथिकल जीवन जी है, वो एक सफल आईएएस अफसर है, वो एफिशिएंट भी है। कई लोग खाली ऑनेस्ट होते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है, लेकिन कई ऑनेस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुख का विषय है कि उनकी हम कम चर्चा करते हैं। हाँ। हम सिर्फ चर्चा उसकी करते हैं जिसने पैसा बना लिया, जो पकड़ा गया, जो जेल में गया। उन लोगों की नहीं करते चर्चा जो अच्छा काम कर रहे हैं। और अनेक ऐसे आईएएस अफसर हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर आजकल जैसे कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जो दे आर गेटिंग पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, उनका फॉलोअर्स आ गए हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, डिड आईएएस ऑफिसर हैव दैट फॉलोइंग? नहीं, मेरे विचार से उनको पुनः विचार करना चाहिए। ये जो पर्सनल पॉपुलैरिटी पे वो जा रहे हैं किसी दिन पटकी खाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इज ए डबल एजेड वेपन। मेरा व्यक्तिगत मानना है सोशल मीडिया का उपयोग आप संस्था के लिए कीजिए, विचारों के लिए कीजिए, कार्य के लिए कीजिए। व्यक्तिगत प्रमोशन के लिए ना करें तो बेहतर होगा कि आज ये ड्रेस पहन ली और आज यहाँ फीता काट दिया और ये मीटिंग कर ली। मेरे विचार से वो उचित नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग मैंने बहुत किया। सोशल मीडिया का उपयोग वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए होता था, और पब्लिसिटी भी करनी है तो स्कीम की पब्लिसिटी करनी है, अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी है। आज की तारीख में मैं देखता हूं कई अफसर ये कार्य कर रहे हैं और वो कभी ना कभी पटकनी खाएंगे और उस समय फिर वो समाज को, व्यवस्था को दोषारोपित करेंगे। मेरे विचार से समाज व्यवस्था अपनी जगह पर है। आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं कि कहीं कहीं पटकनी खानी पड़े? और कई मैं देखता हूं खा चुके हैं, बिल्कुल खा चुके सोशल मीडिया में, लेकिन बाकी लोग सीखते नहीं, उनको सीखना चाहिए। तो मतलब इस पे सर मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ दे आर इवन पॉपुलर, दे आर गेटिंग पॉपुलर थ्रू सोशल मीडिया। देखिए, पॉपुलर होना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन स्वयं पॉपुलैरिटी गेन करना गलत है। ये दो अलग चीजें। बिल्कुल सही बात। कई अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पहचान बन रही है, वो बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन वो स्वयं अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ये अलग बात है। ये दो चीजें अलग समझना चाहिए हमें। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एन ऑफिसर बिकमिंग पॉपुलर थ्रू हिज गुड वर्क, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ द ड्रेसेस दैट ही वेयर्स or the powder he applies or the perfume he wears, not on that, but on the basis of work that he does. और वो वर्क उसको खुद नहीं प्रमोट करना है, let somebody else talk about the good work that he is doing. True. सर आज की डेट में फॉर एग्जांपल अगर आईएएस एक एथिकल, जैसे आपने बताया काफ़ी आईएएस ऑफिसर जो एथिकल लाइफ जी रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा फियर क्या होता है इफ ही इज एन एथिकल ऑफिसर? देखिए, कोई फियर ऐसा नहीं। कोई मुझसे पूछता है, जैसे लोग बोलते हैं कि मिनिस्टर इज द फियर। यार भाई मिनिस्टर इज नॉट द फियर। फियर किस बात? फियर आपको जब होगा जब आप किसी से अपेक्षा करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कुछ, अपना ड्यूटी कर रहा है। जहां एक्सपेक्टेशन है वहां प्रॉब्लम होगी। अगर
जैसे मैं अपने करियर में 38 साल के करियर में मैं किसी नेता के पास व्यक्तिगत काम के लिए नहीं गया, तो मुझे किस बात का डर है? भाई बहुत से बहुत मुझे ट्रांसफर कर देगा, वो भी नहीं करेगा। अगर आप एफिशिएंट हैं तो हर मंत्री चाहता है काम करे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो सेकंड पार्ट था 15-20 साल जो बाद वाले थे, किसी ने मुझसे कोई गलत काम कहा ही नहीं। मैं तो बड़ी सेंसिटिव पोजीशंस में रहा हूँ। अच्छा, मैं कोल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, सर वन ऑफ द तो वो इन पोजीशन पे किसी ने मुझसे गलत काम नहीं कहा, तो कैसे गलत काम कह देता? देखिए ये बहुत आप व्यवस्था को नहीं चेंज कर सकते, तो उसके लिए अनावश्यक रूप से परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि कोई व्यक्ति पैसे ना लेना चाहता हो, उससे किसी ने पैसे दे दिए हो। आपको कैसे दे देगा पैसे अगर कोई आप लेना ही नहीं चाहते? तो फिर कैसे आप कह रहे हैं? और आपका काम नहीं रुकता है। मैं अपने फिर व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं कि आपका काम नहीं रुकता है। आपको, और शासकीय कार्य, बाकी व्यक्तिगत काम तो मैं नहीं जानता। शासकीय कार्य आप करना चाहे तो आप ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी आपको हेल्प करती है। लोग जानते हैं कि अगर कहीं गड़बड़ होगा तो इसको बुला के लाओ। कोल में गड़बड़ है तो भाई ढूंढो उनको पोस्ट करो, या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो उनको यहां रखो। तो अच्छे अधिकारी की आज भी डिमांड है। अब वो ठीक है, आपको वो पोस्ट शायद ना मिले जो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि अच्छी पोस्ट है। अरे भाई, फॉर एन आईएएस ऑफिसर एवरी पोस्ट इज एज गुड एज द अदर पोस्ट। जिस दिन आपने ये विवरण देना शुरू किया कि ये अच्छी है खराब है, उसी दिन प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप सब पोस्ट अच्छी है भाई, आप सोचिए एक आईएएस ऑफिसर 8-10 साल की सेवा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है। लोग अपने 30-35 साल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है। आपको क्या चाहिए जीवन में? और अब आप ये कह सकते हैं अरे भाई उसको तो ये वाली पोस्ट मिल गई, मुझे ये वाली पोस्ट मिली। सब प्रॉब्लम वहीं आती है जब आपकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। आपकी डिमांड नहीं है तो आप बड़ी मस्ती से बादशाह की तरह रह सकते हैं। तो सर अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है लोगों का भी कि फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी प्रॉपर लाइफ जी है, आईएएस ऑफिसर्स वाली लाइफ भी जी, और अभी भी यू आर गिविंग लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीक्स एंड काफ़ी लोगों को आप अभी भी नर्चर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज। ऐसा कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है आपका जो आपको लगता है कि इट्स वन ऑफ दैट वन थिंग जिसने आपको बहुत ड्राइव करा है आगे? कोई ऐसा पर्सनालिटी में आपको अपने ट्रेट लगता हो? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मान के चलिए कि आप व्यवस्था को या दुनिया को नहीं बदल सकते। सबसे बड़ा ट्रेट ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब तक आप अपने पे फोकस रखेंगे और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे तो आपको सामान्य रूप से सफलता मिलेगी। जब आप दूसरे को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तब कुछ जगह मिल सकती है, कुछ जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप स्वयं ही एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के माध्यम से, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। योर एक्शंस विल स्पीक। यू डोंट हैव टू नेसेसरली टेल अदर्स व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि एक पर्टिकुलर प्रकार से कार्य करने से सफलता प्राप्त हो सकती है, तो बाकी क्यों नहीं करेंगे उसे? फेलियर भी है, ऐसा नहीं है। कोई अगर ये कहते कि हर चीज में सक्सेसफुल रहे तो वो मैं नहीं सहमत हूं उससे। हर जगह कुछ फेलियर आते हैं, कुछ सक्सेस आएंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से डेवलप करें। और मेरा तो राय यही रहती है कि इधर उधर की बात करने के बजाय, दूसरे को दोष आरोपित करने के बजाय, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। आप कब तक आईना मलेंगे? आप अपना चेहरे की धूल साफ कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। कुछ नहीं भी निकलेगा लेकिन काफी रास्ता निकल जाएगा। उससे संतुष्टि बहुत मिलती है कि आपने अपने पर्सोना को, आज की तारीख में भी मैं जहां जाता हूं थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, मैं सीखने जाता हूं, एनर्जी लेने जाता हूं यंगस्टर से। तो मुझे बड़ा मजा आता है उनसे बात करने के, और फीडबैक मिलता है क्या चल रहा है दुनिया में, समाज में क्या हो रहा है। सर जैसे अभी आपका काफी आउटस्पोकन सा एक ट्रेट है जो मुझे पता है, एंड मैं आपको काफी टाइम से भी जा रहा हूँ, मैंने देखा भी काफी उसमें। तो क्या इस ट्रेट की वजह से इज देयर एनीथिंग जो कभी आपको ट्रबल में भी कभी लैंड हुए हो आप? अभी तक तो नहीं हुए। इन योर जर्नी एज वेल, लाइक बीइंग एन आईएएस ऑफिसर सर? मुझे ध्यान नहीं पड़ता, मैं अपनी बात स्पष्ट कहता था। और एक बार जो सुन रहा है उसको पता है कि इसका कोई और उद्देश्य नहीं है बात स्पष्ट कहने की। तो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी रहे हो, मैं जो अपनी बात समझता था अपने हिसाब से कहता था। मुझे पता नहीं, लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं इस बात को कि साहब आपको तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनना चाहिए था, आप तो बड़ी सीनियर थे।
मैंने कहा हो सकता है किसी वजह से ना बने हो, लेकिन फिर मैंने और विचारा तो शायद मुखर होने का हो सकता है एक कारण रहा हो। वो एक कुमार विश्वास की कविता है, उसी को मैंने थोड़ा सा संशोधित किया और फिर उसी का जवाब मैंने बनाया कि मेरे मुखालिफों में जिक्र है कि शख्स काबिल है, लेकिन दो ऐब हैं इसमें, एक तो मुंह उठा के चलता है, दूसरा मुंह में ज़बान रखता है। एक तो सर उठा के चलता है, दूसरा मुंह में ज़बान रखता है। तो हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे जीवन में जितना मैं डिजर्व करता था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। मैं तो जो मेरी बोलने की प्रणाली थी, तरीका था, मुझे लगता था मैं सेक्रेटरी भी नहीं बनूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैं तो अपनी बात स्पष्ट कहता था, लेकिन बन गया, ऊपर वाली की अनुकंपा। वही सब, बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे जो गवर्नमेंट वाला एरिया है वहाँ पे तो आई गेस थोड़ा सा लगता है कि लोगों को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स रहते हैं वहाँ पे, मतलब मिनिस्टर्स हो गए या फिर कोई और हो गए, और वहाँ पे बीइंग एन आउटस्पोकन तो फिर तो दे वुड हैव बीन अ लॉट मेनी थिंग्स, बट गॉड वाज काइंड टू मी, यही कह सकता हूँ। ट्रू सर। सर जैसे अभी एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब हमारा बजट अनाउंस हुआ है मैम के थ्रू, निर्मला मैम के थ्रू, तो उसमें एक सबसे बड़ा चेंज आया कि उन्होंने बोला कि 12 लाख से नीचे देयर इज नो टैक्सेस। तो इसमें अब आई गेस इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही आ गया सर, आई गेस 80% से भी ज़्यादा आ गया जिनका 12 लाख से कम का सैलरी है। तो वो तो पहले भी 80 लाख से हम थे। नहीं मतलब अभी ऐसा ना कि सर अभी भी 10-15% ज़्यादा लोग टैक्स थोड़ी देते हैं इस देश में, बाकी जो टैक्स के बाहर ही हैं। ट्रू सर, बट मतलब 80-85% टैक्स कहाँ देते हैं? बट सर जॉब में भी पर मेजॉरिटी उन्होंने जैसे पहले 6-7 लाख, अब 12 लाख हो गए, तो बहुत नहीं भाई देखिए 6-7 लाख जब था, कितने वर्ष पहले था, इन्फ्लेशन लगा लीजिए तो 12 लाख वैसे ही हो जाएगा। जब लास्ट 6-7 लाख था और अब 10 साल में इन्फ्लेशन तो हो ही जाएगा दुगना, 8 साल में, तो कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा सर लोगों को लगा कि ये कोई स्ट्रैटेजिक सा मूव है बीजेपी का, बिकॉज नहीं स्ट्रैटेजी क्या, मतलब जैसे यूजुअली क्या होता है कि आप इन्फ्लेशन लिंक कर देते हैं, उतना एग्जाम करते चलिए, जितना बढ़ेगा। अगर वो कर रहे होते तो 12 लाख वैसे ही हो जाता। ट्रू ट्रू सर। अभी रिसेंटली जैसे, बिकॉज लोग उसको स्ट्रैटेजिक मूव इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज रिसेंटली अभी दिल्ली का रिजल्ट आया इलेक्शंस का, एंड हो सकता है, मुझे राजनीति से बहुत आइडिया नहीं है मुझे कि किस चीज़ से राजनीतिक रूप से लाभ होगा। मैं राजनीति में कभी रहा नहीं, ना मुझे बहुत आइडिया है उसका, हो सकता है रहा। ट्रू सर। अभी मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिल्ली इलेक्शन सर, मतलब एकदम से मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने उसको फॉलो भी नहीं किया दिल्ली इलेक्शन। मैं दिल्ली में रहता भी नहीं हूँ, मैं तो नोएडा में रहता हूँ। तो ट्रू सर। सर अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे आई गेस एक अगर एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ा और जान लें, तो हमने मोटिवेशन की बात कर ली, ये सब बात कर ली कि आपको क्या ड्राइव करेगा, व्हाट शुड बी दैट गोल इफ यू वांट टू सक्सीड इन यूपीएससी और इन द स्टेट सर्विस एग्जाम। एंड आई गेस हमने इस एरिया के बारे में भी बात कर ली कि पोस्ट बीइंग इनटू द सर्विस व्हाट विल बी योर टेन्योर। तो एक अगर आईएएस ऑफिसर के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं तो कुछ ऐसे पर्क्स हैं, मतलब कैन बी एनी थिंग्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी ओनली सर, बट एनी अदर थिंग्स व्हिच पर्क्स एन आईएएस कैन हैव। आई डोंट थिंक देयर टू मेनी पर्क्स पर से देयर। आपको घर मिल जाता है, अगर एक पर्टिकुलर सीनियरिटी पे गाड़ी मिल जाती है, ये दो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बाकी तो जैसा और है वैसे सामान्य है। बाकी फिर जस्ट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर देयर वुड बी सम स्मॉल लेवरेजेस सर। नो लेवरेज, आपका काम अगर ठीक है तो वो लेवरेज बन जाता है। फिर आपकी इज्जत उसी हिसाब से होती है। आपकी इज्जत होगी क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में, इज्जत पाना। और आपकी असली वैल्यू डिटर्मिन होगी जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप कुछ भी नहीं है, तब असली वैल्यू आपकी डिटर्मिन होगी। जब आप सीट पे बैठे होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होंगे, तो सब सलाम मारेंगे आपको, सचिव होंगे सब जने सलाम मारेंगे। उसके बाद कौन करता है आपकी बातचीत, वो है महत्वपूर्ण। सर जैसे अगर अभी हम काफ़ी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कवर कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अपने एजुकेशन सेक्टर में पूछे हैं, लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं माफियाज इन एजुकेशन सेक्टर करके एक ट्रेट है। तो है ही, मैंने पूरा चैप्टर लिखा है। वही सर, मैं उसी पे आ रहा था, एंड उस पर आपने पूरा एक चैप्टर भी अपना लिखा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत ऑडियंस को बता पाएं कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय दैट ट्रेट माफियाज इन एजुकेशन। देखिए, माफिया वो होते हैं जो कि किसी चीज की कमी पर को दुरुपयोग करके पावरफुल बन जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज, जैसे कोल में जब कोल शॉर्टेज थी तो माफियाज थे, जब कोल बढ़ जाएगा तो माफिया अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो वो कुछ लोग होते हैं, माफिया बाय डेफिनेशन इज नॉट अ लार्ज नंबर, स्मॉल। वो लोग कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। तो जैसे एजुकेशन में सीरीज ऑफ माफिया, सबसे बड़ा माफिया बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का, क्योंकि देश में 16,000 बीएड डीएलएड कॉलेजेस हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो टीचर को ट्रेन करते हैं। और उसमें से मुझे बताया कि 4,000 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक कमरे में होंगे, आपको डिग्री दे देंगे। अच्छा। और बड़े वेल लिंक्ड हैं,
बड़ा, सबसे बड़ा माफिया है वो। उसी तरह एक नकल माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है यूपी बिहार में। अब तो यूपी में मुझे बताया गया सुधार हो गया काफी। पहले ठेके पे उठते थे कॉलेजेस और नकल कराई जाती थी ऑर्गेनाइज्ड वे में। हाँ जो सर ऑर्गेनाइज, तो उससे बड़ा माफिया। फिर पब्लिकेशन माफिया है। तो कई किस्म के माफिया हैं एजुकेशन में और बड़े एंट्रेंच्ड हैं और काफ़ी उनमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है, तो उनको ठीक करना आसान नहीं है। सर आज की डेट में फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में स्लोली एंड स्टडीली पीपल आर सीइंग कि थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी कोई ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्टली एजुकेशन में एआई भी आया है एंड एआई का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो इस पे अगर आपको कोई ओपिनियन हो? नहीं, मैंने एआई को बहुत डिटेल में एग्जामिन नहीं किया, थोड़ा बहुत समझा है। और मेरा ये मानना है कि एआई की बड़ी सकारात्मक भूमिका हो सकती है एजुकेशन में। क्योंकि कई चीज़ें जो हम अननेसेसरली करते थे वो एआई के माध्यम से प्रस्तुत हो जाएंगी, यानी कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस हो जाएगी। लेकिन एक थ्रेड भी है एआई कि वो स्टूडेंट्स के चिंतन को, उनकी थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करेगी। यानी सब कुछ बना बनाया उसको मिल जाएगा, तो उसकी एनालिटिकल स्किल्स जो थी वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सब एनालिसिस चैट जीपीटी करके दे देगा। तो वो थोड़ा सा खतरे की घंटी है, उसको देखना कैसे हैंडल करना है। ऐसे ही जैसे पहले कैलकुलेटर आया था, कैलकुलेटर भी एक छोटा ही कंप्यूटर समझ लिए टेक्नोलॉजी। कैलकुलेटर आया तो मेंटल कैलकुलेशन बंद कर दिया, सब उससे होने लगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह अब जो न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन की जो प्रवृत्ति थी वो उसमें प्रभाव पड़ा, ऐसी एनालिटिकल स्किल्स में प्रभाव पड़ेगा। अब क्या करेगा, वो पूरा टॉपिक डाल के उसका ऐसे निकाल लेगा या उसके एनालिसिस निकाल लेगा, खुद नहीं सोचेगा। तो वो स्किल्स जो हैं वो फिर इम्पैक्ट होंगी। इसको देखना पड़ेगा कैसे हैंडल करेंगे आप। सर एजुकेशन में जैसे अभी क्या हो गया ना सर, बिकॉज देयर इज अ लॉट मेनी स्टैग्नेंट कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मतलब आज के डेट में अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ना है तो कोई भी बच्चा कॉलेज में क्लासरूम में बैठ के, किसी भी बच्चे के आस पास टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा ऐसे बैठ के सुन ले क्लासरूम में, कोई नहीं सुन पाता। एंड जो टाइम स्पैन है बच्चों का ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उसका तरीका है, जैसे मैंने अक्सर ये कहा है कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो सकता है एजुकेशन में, कि आप जो अवेलेबल कंटेंट है उसको मैच करें थ्रू वीडियोस। मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूँ। जब मैं क्लास 9-10 में था तो उस समय आर्किमिडीज प्रिंसिपल मुझे समझने में बड़ी तकलीफ हुई थी। जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन बना तो एक बंदे ने आके मुझे 2 मिनट का वीडियो दिखाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऐसे समझ में आ गया। अच्छा। मैं स्टूडेंट रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का। मैंने प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस ये सब पढ़े और इतना प्रॉब्लम हुई उनको समझने में, उनके थॉट प्रोसेस में। आज की तारीख में एक यूट्यूब में चले आइए, 2 वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। ये है पावर टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी को आप सकारात्मक यूज से यूज कर सकते हैं, वो आपकी थिंकिंग को और परिष्कृत और इम्प्रूव कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन चांसेस यह है कि एआई के माध्यम से कहीं समाप्त ना हो जाए। पता है हम एनालिटिकल स्किल्स ही खत्म हो गई। तो हमें अगर किसी पे ऐसे लिखना है तो हमने चैट जीपीटी को दिया डिटेल, उसने ये कैसे बना के हमें दे दिया, तो मैंने सोचना बंद कर दिया। अब अगर किसी विषय पर हमें चिंतन करना है स्वयं और हम अपना चिंतन उसको दे दें चैट जीपीटी को, तो वो चिंतन वही करेगा, हम तो करेंगे नहीं। तो हमारी वो फैकल्टी जो एनालिटिकल एनालिसिस की है वो समाप्त हो जाएगी अगर हमने इसको इस पे ध्यान नहीं दिया। तो एजुकेशन में फिर हम क्या रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट करें? टेक्नोलॉजी शुड बी सप्लीमेंटल। Technology can supplement learning. Technology can help learning become a very interesting aspect. वरना जो आप कह रहे हैं 1 घंटे बैठ के सुने किसी को तो बोर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसे आप कंबाइन कर दिए वीडियोस से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, तो वो समझ जाएगा। अभी मैं एक लेबोरेटरी में गया, वहाँ उन्होंने बड़ा बढ़िया मुझे दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी साथ में उपयोग हो सकती है। उन्होंने कहा कि विस्कोसिटी होती है एक हर लिक्विड की, है ना। तो हम लोगों को समझाते तो अलग अलग लिक्विड लाते थे, ये केरोसिन है, ये वाटर है, ये पेट्रोलियम है। अब क्या किया उन्होंने, वाटर वाला तो सामने बीकर रख दिया, बाकी उन्होंने वीडियो पे दिखा दिया कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो चेंज कितना होता है, वो वीडियो पे आ गया। अच्छा। एक उन्होंने पानी से दिखा दिया, अब उनको तेल और वो सब लाने की जरूरत नहीं है। बाकी उन्होंने वीडियोस दिखा दिया, वो कंबाइन हो गया, फटफट हो गया, दिमाग में सेट हो गया और एनालिसिस भी उसकी बेहतर आ गई। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है एजुकेशन में, बट टेक्नोलॉजी शुड नॉट रिप्लेस द टीचर, बिकॉज दैट ह्यूमन एलिमेंट हैज टू कंटिन्यू। ट्रू, बिकॉज सर आज की डेट में एजुकेशन इज द ओनली थिंग आई गेस जिसके थ्रू बच्चा काफी ग्रो कर भी सकता है। हमेशा के लिए रहा है
अब तो थोड़ा चिंतन हो रहा है, अच्छी बात है एजुकेशन के बारे में, अदरवाइज एजुकेशन को कोई नीचे मतलब कोई प्रायोरिटी देता नहीं थे। अभी सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, बट अगर कहने की बात है तो किसी भी कॉलेज के एडमिशन किसी को भी नहीं पता एनईपी है क्या, तो नोबडी इवन डिस्कस अबाउट दैट मच इनटू। देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत पॉलिसी डिस्कस करने से लाभ नहीं होता, उसका ऑपरेशन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि आइडियाज, पॉलिसी क्या है, एग्लोमरेशन ऑफ आइडिया है, इकट्ठे कर दिए एक आइडिया, की है इम्प्लीमेंटेशन। कॉमन मैन इज मोर नॉट सो कंसर्न्ड अबाउट पॉलिसी, इज मोर कंसर्न्ड अबाउट कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, फील्ड पे कैसे हो रहा है। तो किसी भी व्यवस्था या किसी भी आइडिया को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दैट आइडिया हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable and environmentally sustainable. अगर ये पहलू उसमें नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि लगभग 6% जीडीपी जो है एलोकेट होनी चाहिए एजुकेशन की, उनकी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अरे भाई, इंडिपेंडेंस से आज तक मैक्सिमम एलोकेशन 3.1% का हुआ है, और इस वर्ष के बजट में एजुकेशन का एलोकेशन कम कर दिया गया है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आप कहाँ 6% ले जाएंगे? तो आपने आइडिया तो बहुत बढ़िया दे दिया। हाँ। और ये मैं मानता हूँ बड़ी बढ़िया पॉलिसी है, यू कांट थिंक ऑफ अ बेटर पॉलिसी, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ, वो हमारी तरफ कहावत है ना यूपी ने, जेब में नहीं पत्ता चल दिया कलकत्ता। अरे भाई, until you have money to back that idea, खाली आइडिया लेकर क्या करेंगे आप? सही बात है। तो आइडिया की कमी नहीं है इस देश में, आप सड़क पे चले जाइए, वो बता देगा एजुकेशन कैसे हो। द क्वेश्चन ये है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। बिल्कुल सही बात है। सर आज की डेट में फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स में बात करें तो एक नया क्रेज चला है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का एकदम से जो आप बोले क्रेज है वो हमारी यूथ में बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एंड ये आई गेस इट्स क्रिएटिंग इकोनॉमी, इट्स क्रिएटिंग अ लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। बट इसमें सर एक ये स्टूडेंट्स से काफ़ी डाउट रहते हैं दैट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मतलब आपकी काफ़ी ट्रेड्स रिक्वायर रहती हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना चाहिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है जो आज के टाइम पे रिक्वायर है। तो आप कुछ अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर कुछ देखिए, मैं स्वयं एंटरप्रेन्योर नहीं रहा हूँ, तो मैं शायद इस स्थिति में नहीं बता सकूं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं तो एक व्यवस्था में था, एक ब्यूरोक्रेट था, रूल बाउंड सिस्टम्स में था, मैं वहां काम करता था। एंटरप्रेन्योर के तो अपने नियम क्रिएट करता है, अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है, उसका इमेजिनेशन अलग होता है। मैं बड़ा इम्प्रेस रहता हूँ एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि शायद मेरे में वो स्किल है ही नहीं। अगर मेरे में वो स्किल नहीं तो बाकी जो मैं बताऊंगा वो ज्ञान होगा। अब तक मैं जो भी बताया है आपको वो मेरा अनुभव था, ज्ञानी में हूं नहीं। इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वो आपको ज्ञान दे देंगे क्या करना चाहिए। तो चूंकि मैं स्वयं एंटरप्रेन्योर नहीं रहा हूं, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा उनको कि वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कैसे डेवलप करें। ट्रू सर। सर जैसे फॉर एग्जांपल आई गेस उस टाइम पे जो यूपीएससी था और आज के टाइम पे जो यूपीएससी के एग्जाम है उसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए, उसमें चेंजेस एंड बहुत अच्छे लेवल पे वो टाइट भी होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस। बिकॉज आप देखोगे ना आज की डेट में अगर आईटी जेई भी है स्कूल का, अगर बच्चों का एग्जाम है तो उसमें भी इतना कंपटीशन आ गया आज की डेट में कि सर 100% भी 7 बच्चों की निकल रही है, एक्सट्रीम कंपटीशन है। तो डू वी थिंक कि हमें इकोसिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टूडेंट्स को ऑफिसर्स बनाना है तो वी शुड बी हैविंग सम अनदर मैकेनिज्म एज वेल एक्सेप्ट द एग्जाम, अदरवाइज तो ये और हार्ड होता जाएगा। नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है इस पे, मैंने लिखा भी है, अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि वर्तमान व्यवस्था में यूपीएससी अच्छे इंटेलेक्चुअली साउंड लोगों को सिलेक्ट करती है, बट सर्विस में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अलावा और बहुत सारी चीज चाहिए। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट जो है वो एटीट्यूड का है, यदि वो सकारात्मक उसका एटीट्यूड है नहीं, और इसका असेसमेंट यूपीएससी नहीं करती है। हाँ। मेरे विचार से यूपीएससी को कम से कम आईएएस के लिए लीडर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, खाली इंटेलेक्चुअली साउंड लोगों को नहीं। वो एक मेजर एट्रीब्यूट है, लेकिन लीडरशिप के और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि टेस्ट होने चाहिए, हो सकते हैं और परहैप्स होंगे एट किस पॉइंट इन टाइम। तो वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो यूपीएससी के संदर्भ पे विचार किया जाना चाहिए कि कई आईएएस अफसर जो सिलेक्ट होते हैं आज की तारीख में वो एक्सीडेंटली बन जाते हैं लीडर्स, बट लीडरशिप क्वालिटीज असेस नहीं होती हैं एक्सेप्ट दी कम्युनिकेशन स्किल पार्ट। सेकंड, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें लीडरशिप स्किल्स को होन नहीं किया जाता है। मैं अभी भी गया था एकेडमी में, वहां फिर सीआरपीसी सीपीसी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, जिस आदमी ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया वो अपने आप पढ़ लेगा सीआरपीसी सीपीसी, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको। आप उसको उसमें इंस्टिल कीजिए leadership attributes. They are very important. How do you lead a team? How do you protect your team?
हाउ डू यू रिवॉर्ड योर टीम, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम, ये हैं एट्रीब्यूट्स लीडर के कि आप कैसे ट्रस्ट करें, डेलीगेट करें, एक्सपर्टीज डेवलप करें। ये एट्रीब्यूट्स हैं लीडरशिप के, वो ना टेस्ट होते हैं ना डेवलप होते हैं। तो मेरे विचार से उसमें परिवर्तन आना चाहिए। बट इन सब पहलुओं में, चूंकि आपने बच्चों के लिए कहा, अगर आपके दर्शक में से कोई सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो मेरा उनसे सुझाव ये होगा कि वो तैयारी तो करें ही, बट तैयारी के लिए तैयारी करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी किताब लेकर बैठ जाता है पढ़ने के लिए और उसको ये पता नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब आंसर कैसे लिखें, तो मैं उससे प्रश्न करता हूँ भाई लिखना जानते हो? आप लिखना ही नहीं जानते हो, आंसर कैसे लिखोगे? तो पहले लिखने की आर्ट तो डेवलप करो। ये कोई नहीं करता, वो सीधे आंसर लिखने बैठ जाएगा, किताब पढ़ेगा आंसर लिख लेगा। आप सोचिए अगर मैं इस स्थिति में हूं कि कोई भी विचार मेरे दिमाग में आ रहा है उसको मैं लिख सकूं लॉजिकली, तो देखिए आंसर लिखने में कितनी आसानी हो जाएगी। ज्ञान तो आप प्राप्त कर लेंगे किताब पढ़ के, लेकिन नंबर तो आपको जो लिखेंगे उसमें मिलेगा ना। लिखने की आप जानते नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, मैं 3 चीजें बताता हूँ। एक तो कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, समझ आपकी कितनी सुधर जाए। यानी कि एक व्यक्ति एक ही बार पढ़ के समझ जाता है, एक व्यक्ति 4 बार पढ़ेगा उसे। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर बेहतर होगा तो आप जल्दी तैयारी कर लेंगे। दूसरी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए आपकी। आप कितना विश्लेषण कर लेते हैं चीज का, कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे नहीं आते आपको। और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप लिख करें। तो कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में टाइम ज्यादा लगता है। 2 से 3 साल लगेगा। बिल्कुल सर। और फिर आप साल भर की पढ़ाई कर लीजिए इसके लिए। लोग करते क्या है कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, पहले पढ़ाई कर रहे हैं और ये स्किल बाद में नहीं डेवलप हो सकती। ट्रू सर। जैसे अभी इसमें ये भी है ना कि जैसे अगर बहुत सारे बच्चे, आई गेस इंटरव्यू तक तो 3000 बच्चे पहुंच जाते हैं, बट उसमें से 1000 बच्चे आपके सिलेक्ट होते हैं। करीब इस साल कम है, 3000 से कम है। हाँ 2900 है, 2800। इसमें से भी आप मान लीजिए 1000 सीट्स है हमारे पास, तो करीब करीब 2000 बच्चा हर साल का बच जाता है। अगर लास्ट 3 साल का भी लगाया जाए तो करीब 5-6 हजार बच्चा है इंडिया में जो अच्छा खासा नॉलेजेबल है। सर मेंस क्लियर कर रहा है, इंटरव्यू में जा रहा है, ही हैज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो अब कई संस्थाएं कर रही हैं कि जो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं किए उनको फिर से इंटरव्यू लेकर अपनी संस्था में ले रही, पब्लिक सेक्टर अदर संस्थाएं कर रही हैं। इन बच्चों के लिए अगर कोई और प्लान भी अगर आप प्रपोज करना चाहो सर? नहीं, मैं क्या प्रपोज करूंगा, अगर उन्होंने वो कर लिया तो उनको ये समझ जाइए बेसिक क्वालिटी तो है ही उनमें। हाँ, है ना। तो फिर कई एवेन्यूज आज की तारीख में उभर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे बताया है, मैंने सुना है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं इसको, कि कई संस्थाएं जो हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए और फाइनली नहीं आते सिविल सर्विस, उनका अलग से इंटरव्यू करके उनको रिक्रूट कर लेते हैं। उनका फिर कोई और एग्जाम नहीं लेते, उसी एग्जाम को मान लेते हैं। अच्छा, कई संस्थाएं ऐसा कर रही हैं और ठीक भी है, क्योंकि बेसिक असेसमेंट तो हो ही गया उनका। हाँ, नहीं, अब वो अपना उनसे बातचीत करके उनको रिक्रूट कर सकते हैं। आज की डेट में सर फॉर एग्जांपल मतलब हम भी बच्चों को ये डिस्कस करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्बिशन एंड मिशन। तो एम्बिशन क्या रहता है कि मतलब बच्चा कुछ टाइम के लिए सोचता है कि यार ये मुझे यहाँ बनना है, यहाँ पे पहुँचना है, बट वो बीच में ना ब्रेक हो जाता है, कट आ जाता है। बट इसलिए आता है, देखिए एम्बिशन को जब तक आप लव नहीं करेंगे, जब तक उसको एंजॉय जर्नी को नहीं करेंगे, खाली एम्बिशनों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं कई लोगों को गाइड करता हूँ एस्पिरेंट्स को, कई ऐसा लगते हैं जैसे सर पे एक बोझ है उनके, तैयारी सर पे बोझ अगर होगी तैयारी तो मजा नहीं आएगा। मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, जब कोई चीज आप सीखते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, नहीं लगता? यही मल्टीप्लाई होनी चाहिए कि द फैक्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज should encourage you to acquire more knowledge. The fact of improving your communication skills should help you improve your communication skills. क्योंकि आप जब अच्छी तरह बोल सकते हैं या अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। इसी अच्छे लगने को हमें बढ़ाना है। चाहे वो समझने में कोई कॉन्सेप्ट है गड़बड़, आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ में आ जाता है तो अंदर से अच्छा लगता है। आप कोई चीज कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पा रहे हैं, जब कह लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये जो छोटी छोटे अच्छे हैं, इन्हीं के ब्रिक्स पे आपको तैयारी करनी है। आदमी क्या करता है, वो सिर्फ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को देखकर पीड़ित रहता है यहाँ पे। नहीं, स्मॉल विक्ट्रीज नीड टू बी सेलिब्रेटेड। सर एक चीज़ और है, जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देता है, इंटरव्यू में जाता है, तो उसके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बीइंग एन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, किसको आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ना है। और हमने बहुत बार देखा है कि पर्सन अगर आईपीएस तक भी पहुंच जाता है ना, फिर भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देता है आईएएस बनने के लिए। फर्क है दोनों सेवा में। इस चीज में क्या फर्क है सर, ये हमें बहुत ही अनक्लियर, अगर आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड आईपीएस? भाई मैं पहले पुलिस में था, मुझे प्रश्न पूछा गया सिविल सर्विस में कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो मैंने उनको समझाया पूरा कि जो सर्विस आईपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कैनवस बड़ा नहीं है, लिमिटेड कैनवस है। आप लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, उससे लिमिटेड है। आईएएस में तो इतना बड़ा कैनवस हो जाता है,
so many sectors that you handle from one sector to the other. So the whole canvas is very different from IPS. It's a very limited canvas. IPS is a very good service. You can derive enormous amount of satisfaction there. But when it compared to the IAS, the canvas of IAS is much bigger. आप देखिए मैं कहाँ, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी, कोल सेक्रेटरी, उससे पहले मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं एक्सपोर्ट कमिश्नर था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में. लुक एट द कैनवस दैट आई एम कवरिंग. Look at the impact that you are creating. Like for example, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी. True, sir. As Director General Labour Welfare, it impacted 350 million people in this country. आप कहाँ impact करेंगे इसको? So the canvas is huge. Huge difference. Huge canvas. So I asked this question to someone else as well. उन्होंने बोला था IPS is a department, IAS is a complete government. No, itself. I mean, it's too far-fetched an idea. But IPS के it's a very good service. But there are huge limitations there. IAS का कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है. Sir, IAS में I guess the type of challenges you face is a huge difference between an IPS. Yes, they're very different. The challenges are very different. अभी IAS में अगर if you could help us understand any of your one of the toughest challenges, sir. Many coal ministry was one of the biggest challenges. इसके बारे में सर अगर आप ऑडियंस को थोड़ा बहुत बता पाएं. सब स्कैम्स हो गए थे. मुझसे कहा गया कि आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए, कोल ब्लॉक ऑक्शन कीजिए. उससे पहले कोल ब्लॉक ऑक्शन में ही सब गड़बड़ हुई थी. तो वी सेट अप ए टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम. दिस प्रोबेबली वाज द फर्स्ट ऑफिस विदाउट एनी पेपर और फाइल. ऑल फाइल्स वर डिजिटाइज्ड, ऑल पेपर्स वर डिजिटाइज्ड. देयर वाज नो फाइल मूविंग इन द मिनिस्ट्री. लाभ क्या हुआ, उससे सब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गए. जब ट्रांसपेरेंट हो गए तो करप्शन का फिर केस ही नहीं बनता. आप जितना ट्रांसपेरेंसी लाएंगे गवर्नेंस में उतना कम होगा. और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं. तो क्या हमारे डिपार्टमेंट सर अभी आई गेस गवर्नमेंट डिजिटाइज के ऊपर जा रही है? काफी जाना चाहिए मेरे विचार से. मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता, मैंने तो ये एडवोकेट किया था. मैं तो ये भी कहता था पीएमओ को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए डिजिटल फाइल्स. अगर आज की तारीख में पीएमओ डिजिटल फाइल्स ही लेना शुरू करे तो डिपार्टमेंट्स अपने आप डिजिटल हो जाएंगे. मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं डिजिटल फंक्शनिंग. तो पीएमओ क्यों नहीं करता? सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसमें, वहां की भी कमियां उजागर होने लगेंगी. तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा जब आप डिजिटल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, कि आपकी भी कमी सामने आएगी. अब वो अगर आप निर्णय नहीं ले, मैं तैयार था. मैं जहां जाता हूं, जब जाता था, यानी कि कोल में, एजुकेशन में, सब जगह हमने डिजिटल किया, जिससे हम ये भी समझना चाहते थे हमें क्या कमी है, हम उसको सुधारेंगे. लेकिन ये पहले मानना पड़ेगा. अगर आप ये कहेंगे नहीं मैं तो फिट हूं बिल्कुल एकदम, मुझे तो जरूरत नहीं, बाकी की जरूरत है, तो फिर नहीं होगा. नहीं सर, टोटली एग्री. सर अगर इसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे आई गेस आप पॉलिटिशियंस के साथ भी सर आप काफ़ी रहे हैं, आप काफ़ी लोगों से आप मिले, आपने सब कुछ देखा है. तो आज की डेट में अगर फॉर एग्जांपल मैं ये इकलौता यही एरिया बचा है जहाँ पे अभी बच्चा नहीं जाता डायरेक्टली, इसको एक ऑप्शन मानता ही नहीं है बच्चा, ये एक एरिया बचा हुआ है बस. अब तो बहुत जा रहे हैं मतलब. बट अब लोग वहाँ पे जाना स्टार्ट, बहुत लेटेस्टली बच्चों ने जाना स्टार्ट कराया हुआ है. मैं यूथ प्रिसाइजली की बात कर रहा हूँ सर. तो अगर किसी को इस साइड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या ओपिनियन? मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं पॉलिटिक्स में रहा नहीं, मैं क्या बताऊं. नहीं सर, बट आप मिले ऑफिसर से, आपने पॉलिटिक्स मतलब आपने ऑब्वियसली नहीं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन से मिला मैं. इतने बढ़िया प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, गजब के पॉलिटिशियन थे. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ऑस्कर फर्नांडिस, कल्याण सिंह, गजब के स्टॉलवर्ड्स हैं. सब अलग अलग पार्टी के हैं, बड़े बढ़िया पॉलिटिशियंस. तो अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं. मेरी जो अंतिम पुस्तक है वो पूरी पॉलिटिशियंस पे है. एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस इज अबाउट पॉलिटिशियंस. सो इट्स अबाउट 60-70 पॉलिटिशियंस के बारे में मैंने चर्चा की है उसमें. नहीं, मैंने सर देखा बिकॉज आपका जो जर्नी रहा है उसमें आपने दोनों सरकारें देखी है, बीजेपी भी देखी है. दोनों नहीं, तीनों समझ लीजिए. यूपी में तो और सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सब देखी है. वैसे कोई एक डिफरेंस रहा हो सर जिसमें आपको? सब पार्टी का अलग अप्रोच है, डिफरेंस है. लेकिन हर जगह अच्छे लोग भी हैं, गड़बड़ लोग भी, हर व्यवस्था में. बट चलो हाँ, फिर वो पॉलिटिक्स सही हो जाएगा सर कि किस पार्टी में ग्रो करना आसान लगता है आपको? ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि, क्योंकि पार्टी का तो अपनी भूमिका है, लेकिन मैं समझता हूँ जो उस समय मुख्यमंत्री होता था उस पर बहुत मैं, जैसे कल्याण सिंह जी थे तो गजब के मुख्यमंत्री थे. तो ऐसा व्यक्तित्व तो बड़े मुश्किल से आते हैं पॉलिटिक्स में. तो अच्छे भी थे और गड़बड़. मैंने आपको एक मंत्री का बताया कि उसने सस्पेंड करने को कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर को. तो इस टाइप के भी हैं, गड़बड़ भी है. बट सर हमने ये देखा कि इन पार्टीज में एक पार्टी है जैसे बीजेपी, तो वहाँ पे बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है, सिर्फ एक फेस है. बीजेपी को कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब अटल जी थे चीफ मिनिस्टर तो सेंट्रलाइज नहीं था इतना. अच्छा. सेंट्रलाइज्ड अब है इस समय.
अब तो सर एक ही फेस लगता है, लाइक एक फेस है उसके थ्रू। अब ये विडम्बना है, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इतना गजब का है, वो इज सच ए टॉल लीडर कि उनको सब चीजें पीएमओ में मंगाने की आवश्यकता है नहीं। मैं नहीं समझता किसी हिम्मत है कोई गलत काम कर दे, है ना? तो आप हर चीज क्यों मंगा रहे हैं पीएमओ? उससे क्या होता है, निर्णय में विलंब होता है। मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि हर चीज पीएमओ रेफर होने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, अब व्यवस्था ये बन गई थी कि छोटी भी बात होगी अगर पीएमओ को, मैं नहीं समझता पीएम चाहते होंगे, लेकिन हर मंत्री कहता है अच्छा पूछ लो भाई, पीएमओ से भी पूछ लो। तो इससे निर्णय लेने में इनिशिएटिव खत्म हो जाता है विभागों में। सर एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जैसे ट्रम्प आए हैं अभी यूएस में, तो ये था उन्होंने सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करा, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि भाई पहले क्या करते ना लोग, सीधा मतलब वाइफ वहाँ चले जाते थे, वहाँ प्रेग्नेंट मतलब वहाँ से जो बच्चा डिलीवर होता था तो उसको यूएस का रेजिडेंसी मिल जाता था। तो उस चीज़ को सबसे पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करा कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे अभी मतलब सबका यही सबसे बड़ा डाउट है कि इतना क्या वैल्यूएबल है कि वहां पे जाके अगर आपको बच्चे को यूएस सिटीजनशिप मिल रहा है तो यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। लोग वहां पे 9-9 महीने रहते थे सर। अब वो तो जो कर रहा होगा वही जानेगा, मुझे तो वाकई नहीं समझ रहा। जो आपका प्रश्न है वही प्रश्न मैं भी करता हूँ। हाँ, बट मतलब भाई नहीं, और वही नहीं, इनमें ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं। हाँ, देखिए वो तो व्यक्तिगत है कि अपने बच्चों को कहाँ पैदा कराना है। हाँ, मतलब लेकिन कम से कम अपने को राष्ट्रवादी तो ना कहिए आप। ट्रू। आप कहिए ठीक है, मैं ठीक समझ रहा हूँ, वहाँ ले आ रहा हूँ, व्यवहारिक है, आप कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप अपने को राष्ट्रवादी बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चे किस तरीके से वहाँ के सिटीजन बन जाए। विडम्बना है। नहीं, अभी सर रिसेंटली ये भी आया था, मैंने एक न्यूज़ देखा था कि हमारे काफ़ी माइग्रेंट्स जो इंडिया के, दे आर गोइंग टू यूएस, दे आर गोइंग टू अदर कंट्रीज एंड दे आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल ओवर देयर। नहीं वो ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ सबका ये व्यक्तिगत मत है, मैं उसको मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या है, वो जा रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके फिर ये ना कहें कि मैं तो जोश है मुझ में बड़ा, देश के लिए बड़ा जोश है। वो जितने जोश वाले यहाँ खड़े हैं उन सबके बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं। जो जितने जोर के बोला जोश उतना ही यहाँ हाथ में बच्चों के लाठी थमा दो एक दूसरे को ठोकने के लिए, अपने बच्चों को वहां भेज दो। दिस इज हिपोक्रेसी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो अपना निर्णय ले रहा है, जा रहा है, गलत जा रहा है तो पकड़ में जाएगा, वापस आएगा, वो जाने। लेकिन अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं और फिर अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं, वो गड़बड़ है। आप राष्ट्रवादी ना कहिए, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है, जरूरत है उसने वहां चला गया, अपॉर्चुनिटीज है, चला गया, ठीक है, जाइए, आपका निर्णय है। लेकिन हमें ना समझाइए कि तुम ये करो और मैं तो चला भाई 7 समुंदर पार, ये गड़बड़ है। ट्रू सर। सर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर बनने का मौका नहीं मिल पाता, इट्स अ वेरी रिप्यूटेबल पोजीशन। तो जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता बट दे हैव अ मिशन इन द लाइफ व्हिच इज सिमिलरली टू एन आईएएस, कि दे वांट टू चेंज, गिव अ चेंज टू द सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है और नहीं मिल पाता ये मौका, बहुत जायज़ सी बात है। देयर आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट। जैसे कि हम हैं, अब एक एंटरप्रेन्योर साइड में घुस गए तो वी हैव अ लिमिटेड एरिया कि अब हम उस साइड में नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों को इफ दे वांट टू डू इनटू समथिंग इनटू द सोसाइटी, तो उसके लिए कोई अगर आप स्टेप्स या कोई चीज़ बता सकते हो। देखिए मैं यंगस्टर्स से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अपने को इस लायक बनाइए कि आप कोई अच्छा काम कर सकें। बहुत इतनी बड़ी बात करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। आप सिर्फ जो भी जिस डोमेन आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बढ़िया काम कीजिए, अच्छा इंटरव्यू लीजिए, जहां भी आप बैठे हैं। मैं तो आईएएस अफसर को देखता हूं कि वहां नरक बना देते हैं, जहां चले जाते हैं, कुछ है ना, कुछ बढ़िया काम करते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए आपको आईएएस अफसर बनने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम जहां भी है वहां कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए आप क्या काम कर सकते हैं और देश और समाज को जरा कुछ दिन के लिए छोड़ दिए। बहुत लोग ठेकेदार बैठे हैं उसके। आप अपने, मेरा ये मानना है कि आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश की सबसे अच्छी सेवा करेंगे। एज ए सिटीजन आप क्या कर सकते हैं देश के लिए, वो सोचिए। आप बनिस्बत के देश के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अपने को अपनी खुद ही बुलंद कीजिए, अपने को अच्छा नागरिक बनाइए, अपना अच्छा काम कीजिए, जो भी दायरा आपको मिला है वहां एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। और आज तो इतना स्कोप है उन दायरों में। आप देखिए कितने लोग जो आईएएस में नहीं आए हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनसे प्रेरणा लीजिए, वो काम कीजिए। ये कहाँ लिखा है कि आप देश की सेवा सिर्फ आईएएस बन के कर सकते हैं? ट्रू सर। तो आप जगह काम कर सकते हैं, करिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू आवर ऑडियंस सर। दैट डेफिनेटली मीन्स अ लॉट टू अस। एंड आई गेस बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को भी मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता भी चली होंगी। एंड आई गेस यू आर हेयर विद अस, and if there is something else, we'll love students to connect with you anytime.
बिकॉज आई गेस मुझे पर्सनली आज बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड आई गेस दैट वन ट्रेट दैट यू हैव, दैट you know, be happy, be excited, be lovable with what you exactly are doing is something which is very important. तो आई गेस अगर ये चीज मुझे सीखने को मिली है तो आई गेस सबको भी सीखने को मिली होंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. Thank you. Loved having you, sir. Thank you very much. Thank you. Sir.